नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ शुरू करने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था, आपको याद में है क्या? पिछले वीक में कविता की तरफ से मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा का मैं नीर भरी दुख की बदरी पढ़े थे। याद में है क्या? कविता की तरफ से क्या पता है आपको महादेवी वर्मा के बारे में? उनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। क्या पता है आपको उनके जीवन में क्या बोली थी मैंने? उनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद ही लड़की का जन्म हुआ था, क्योंकि उसके पहले जब भी लड़की का जन्म होता है उसे मार डालते थे। ये रीति बहुत सालों से चलता आ रहा था। उसके बाद में कई सालों के बाद ही महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। उनका लालन पालन अच्छा से चला था। उनके पिता ने उनको विदुषी बनाना चाहे थे। उनका जन्म उनका परिवार में बहुत खुशी हुआ था। बहुत खुशी से पले गए थे, बहुत टैलेंट थे, अच्छे से कविता लिखते थे। इनका कविता लिखने का जो ज्ञान होता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान से ही बाहर निकला था। बहुत ज्ञान होते थे, इतने सुख से उनका लाइफ बिताए थे। लेकिन विवाह जब शादी होने के बाद उनका लाइफ इतना ही दुख हो गया था। उन्होंने अपने पति से बिछुड़ गए थे। जो इनका रचना होता है पूरे के पूरे दुख भरे ही होते हैं। जो उनका दुख उमड़ता है वो अपने सारे रचना में उन्होंने बताते हैं, लेकिन वो दूसरों को सताने के लिए नहीं है। अपना जो वजन होता है वो उतारने के लिए थोड़े लोग रोक कर अपना जो कष्ट होता है उसे पार करा लेते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा सिर्फ कविता लिखकर ही अपना दुख को बाहर को निकाल देते हैं और उतार देते हैं। पिछले वीक में जो कविता पढ़े थे, मैं नीर भरी दुख की बदरी, क्या समझ में आया था छात्रों पिछले वीक के क्वेश्चन से? नीर भरी दुख की बदली मतलब क्या है? बदली का मतलब क्या है? बदली बादल होता है, क्लाउड। क्लाउड में क्या भरा हुआ है? पानी, नीर। और महादेवी वर्मा ने अपने आप को भी उन्होंने बदली ऐसा ही कहते हैं। बदली में नीर भरा हुआ होता है, लेकिन इनके बदली में हमेशा के लिए दुख ही भरा हुआ है। इसलिए ये टॉपिक दिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली। जब भी दुख ज्यादा होता है, बादल वजन ज्यादा होता है, बारिश बरसता है। ऐसा ही इनको दुख ज्यादा होता है तब क्या होता है? बारिश बरसता है, जैसा आंसू के रूप में। आंसू निर्झरिणी के जैसा हमेशा के लिए आंखों से बहता रहता है। दिन और रात उन पल पल के लिए नहीं सोते हैं। इससे उनके आंख में दिया जैसे जलन शुरू हो जाता है। तो इतना तूफान जैसा उनके दिल में उमड़ता है, बहुत सताता है उनके दुख। ऐसा ही रोते हैं, अशांत हो जाते हैं। जब भी तूफान होती है, एक लिमिट के बाद तूफान कम हो जाती है, उसके बाद में शांत पैदा होता है। वैसा ही उनके दिल में भी बहुत जोर से तूफान होती है। रोते हैं, धोते हैं, नहीं सोते हैं। अंत में क्या होता है? उनका दुख कम हो जाता है, शांत पैदा होती है। क्या होता है? तब दिल ठंडक हो जाता है। ये स्थान पर एक अच्छा सा सेंटेंस किया गया है, लिखा गया है, मलय बयार पली, जैसा पहाड़ी हवा जैसा। जब भी पहाड़ी हवा बहती है बहुत ठंडक देता है, ऐसा ही बहुत तूफान होने के बाद, बहुत दुख उमड़ने के बाद, रोने के बाद, सब कुछ होने के बाद उनका दिल शांत हो जाता है और दिल ठंडक हो जाता है। उसके बाद में बारिश के बाद में क्या होता है? क्या देख सकते हो आपने? हमें कई स्थानों पर हरा भरा देखते हैं ना, तब छोटे छोटे पौधे पनपने लगते हैं। जिधर देखो हरा भरा लगता है, छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं। ऐसा ही उनके दिल में ये प्लांट्स को उन्होंने अपना नया परिणाम को एग्जाम्पल देते हैं। जो इतना तूफान होकर बारिश बरस कर
थम जाते हैं और उसके बाद में उनके दिल में नए नए जोश पैदा होता है, नया नया कविता लिखने का जोश पैदा होता है। उन्होंने कहते हैं कि उनके पल पल में, एक अंग अंग में भी, उनके श्वास में भी संगीत ही भरा हुआ है। उनको कविता लिखना बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि मेरा दुख मेरा ही होता है, अपना नहीं होता है। मेरा दुख जैसा आकाश में होने वाला रंग जैसा होता है, नवरंग जैसा होता है, क्षितिज जैसा होता है, जहाँ पर आकाश और धल का मिलन होता है। मेरा दुख विस्तार आकाश में एक कोने में होने वाला, जो होने वाला कुछ ना कुछ के जैसा होता है। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता है, किसी को दुख नहीं होता है। वो कहते हैं कि उनके इतिहास में बादल के जैसा ही होती है। महादेवी वर्मा ने कल जन्म ली, आज चल गई, इसी से किसी को कुछ भी नहीं होता। इनका ये कहना है कि मेरा दुख मेरे से ही होता है, मेरा दुख दूसरों को कोई कष्ट नहीं चलता है। उनका यही सोचना, एक इंतज़ार होता है कि महादेवी वर्मा अच्छे से अच्छा कविता रचेगी, और अच्छे से अच्छा रचना होगा, उनका लेख और कविता सब कुछ अच्छा ही होगा। यही होता है। जो दुख उनके अंदर उमड़ता है किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो उनके दुख को किसी को पता नहीं देते हैं, सिर्फ अपने रचना में ही। समझ में आया क्या छात्रों पिछले वर्ग का पोर्शन? अच्छा चलो, आज हमें पाठ की तरफ, लेसन की तरफ में क्या पढ़ने वाले हैं? जीवन और शिक्षण। आतर होते हैं संत विनोबा। जीवन और शिक्षण क्या मतलब है, क्या समझते हैं इस टॉपिक से? जो हमारी लाइफ होता है, जिंदगी होती है, और वो शिक्षण, वो एजुकेशन होता है, उसमें हमारी क्या कनेक्शन होती है? जो शिक्षण होता है उससे कुछ लाभ होता है, उसमें क्या जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में विनोबा जी ने कहे हैं। आज का जो पद्धति होता है, मेथड, पद्धति का मतलब मेथड होता है, मेथड ऑफ एजुकेशन, उससे क्या रिलेशन होता है अपना लाइफ के साथ में? कौन है संत विनोबा जी? महात्मा गांधी के सिद्धांत के पूर्ण निष्ठा, विश्वास एवं उनको तत्परता से क्रियान्वित करने वाले संत विनोबा एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, प्रखर विद्वान और कर्मठ राज्य सेवा रहे। गांधी जी की विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियों को साकार रूप देने, प्रयोग की कसौटी पर उन्हें कसकर उनकी उपयोगिता के साकार रूप देते तथा प्रबल विष्णुता को सिद्ध करने से विनोबा जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। आप स्वभाव से ही अध्ययनशील तथा अध्यासाही थे। निरंतर विकासशीलता विनोबा जी का श्रेष्ठ गुण माना जाता है। विनोबा जी के विचार, वाणी और आचार की एक रूपकता उनको सही मानने से संत प्रमाणित करती है। उनकी स्मरण शक्ति अभूतपूर्व रहे। विनोबा जी एक प्रकार पंडित थे, संस्कृत में बहुत टैलेंट थे, मातृभाषा उनकी मराठी थी, इसके कारण उन्होंने पूर्ण अधिकार था आपका। विनोबा जी बहुभाषा कोविद से और उन्हें भारतवर्ष के प्राय सभी प्रमुख भाषाओं के ज्ञान था। नपे तुले आडंबरहीन शब्दों से अपनी बात व्यक्त कर देना विनोबा जी का खास गुण है। आपके विचार सुलझे हुए तर्क युक्ति संगत और कथन स्पष्ट एवं संक्षिप्त होते हैं। आपके कई वाक्य सूत्रबद्ध होते हैं जिनमें गहन आशय छिप होता है। गागर में सागर भर देने वाला एक टैलेंट था विनोबा जी में। समाजगत बुराइयां, रूढ़िगत अंधविश्वासों के प्रति एक हल्की सी चुटकी लेकर ही आपकी वाणी मौन नहीं हो। जाति, वर्ण,
उन समस्याओं का समुचित समाधान भी हम उसमें पाते हैं। आपकी भाषा सरल सुबोध होते हुए भी विषय का पूर्णतया स्पष्ट करने वाली है। उनका ये कहना है कि शिक्षण क्या है और जीवन क्या है। जीवन क्या है? जीवन वास्तव में उठना बैठना या ऐश करना आराम करना ही नहीं है। जीवन जिम्मेदारी की पोटली है। जीवन आनंद से ओतप्रोत है। जिम्मेदारी को निभाने से और अनुपयुक्त इच्छाओं को दबाने से वह आनंद आता है। लेकिन हमारी जीवन होता है, उसे हमें कैसे जीते हैं? बड़े आराम से जीते हैं। जब स्त्री होती है तो सारे परिवार को संभालती है, पूरा का पूरा काम उस पर सौंपा जाता है। जब पुरुष जब बाहर काम के जाते हैं नौकरी के लिए, घर वापस आकर आराम कर देते हैं। सिर्फ उनका यही विचार है कि हमें ही परिवार को संभालते हैं, परिवार का पूरा खर्च हम पर को निर्भर है, इसलिए हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब नौकरी जाते हैं फिर वापस आते हैं, यही उनका काम है, यही उनका जिम्मेदारी होता है। लेकिन स्त्री सारे काम वो निभाती है, संभालती है। जो कुछ पति से होना पड़ता है, जो पति सेवा करती है, उसके बाद में घर का सारे काम देखती हैं, सब कुछ है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी एक परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये दोनों ओर में होना चाहिए, दोनों को भी होना चाहिए, या हस्बैंड या वाइफ दोनों को भी होना चाहिए। लेकिन मर्द क्या करता है? सिर्फ उसका जो नौकरी का जाना आना, उससे ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, यही इसका विचार होता है। और वो ये सोचता है कि पूरा का पूरा स्त्री का काम होता है। ऐसा नहीं, दोनों का मिलन से ही जीवन चलाना बहुत मुख्य होता है। जीवन क्या है? जिम्मेदारी की पोटली है। जब हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी को सीधे तौर से करने से हमारे लाइफ में क्या आ जाती है? सुख का जीवन मिल जाता है, बहुत खुशियाँ आती है, यही जीवन होता है। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? जो हमें जो आज पढ़ते हैं वह कल पुराना हो जाता है। हमें जितना भी पढ़ते हैं वो मुट्ठी भर ही होता है, तो हमें उससे ज़्यादा पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। इनका कहना है कि संत विनोबा जी का आज का शिक्षण में शिक्षा पाकर कोई जीवन का जिम्मेदारी निभा नहीं सकते हैं। कोई भी क्या नहीं करते हैं, अपनी जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। आज के शिक्षण बच्चों की जिम्मेदारी के बारे में बताया नहीं जाता है। जो शिक्षण क्या है, शिक्षा क्या है, हमें पढ़ते हैं सिर्फ जाना आना, पढ़ना लिखना और बैग को उठाकर रखना, सिर्फ इतना ही होता है। जो पढ़ते हैं क्या है, कैसा पढ़ाते हैं, फैमिली क्या होता है, उसमें हमारा कैसा चलता है, हमारा फीस कैसा बनते हैं, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरा दुख और सुख हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स उसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनका ये विचार है कि जब हमें कुछ अभी ही उनको जो जिम्मेदारी दे देते हैं तब वे उनका मन कुम्हल जाता है, तो अभी वे लोग को स्ट्रेस आ जाता है, वे खुशी से नहीं होते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा है, वो बच्चा है। बड़ा होने के बाद जो कुछ उसे आना है वो अपने आप से आ जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा का पूरा उसके बाद में उसके अनुसार वो आ जाता है। यही हर एक पेरेंट्स का विचार होता है। लेकिन विनोबा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो बचपन से बच्चे पले जाते हैं उससे ही हमें अपना जीवन का जो जिम्मेदारी होता है उसके बारे में हमें उनको पता लगाना है, वही सिखाना है। शिक्षा में भी यही होना चाहिए। जब भी कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है,
सब भी बचपन से ही वो पहचान सकते हैं। जब बहुत सारे साल, क्योंकि 15 साल तक वो बच्चे शिक्षण में ही रहते हैं। जब ये बेसिक होता है, ये पूरा से शिक्षण में ही सिखाना पड़ता है। उनका ये कहना है कि शिक्षण पाने के दौरान वे गैर जिम्मेदारी में रहते हैं। गैर जिम्मेदारी मतलब इररेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उनका जो क्या है उनको कोई पता नहीं है। अच्छा, हमें कहते हैं कि वो अशिक्षित है, इसलिए उसे कोई पता नहीं है। तब शिक्षण है, उसे सब कुछ पता है क्या? अशिक्षित, उसे कुछ भी पता नहीं है, कोई पढ़ा नहीं, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, इससे उसे कोई पता नहीं। ओके, ये हमें सुन लेते हैं, ये ठीक है। विनोबा जी का यही कहना है। लेकिन जो शिक्षण है वो भी गैर जिम्मेदारी से ही है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो 0 है, वो 0 है, उसका कोई पता नहीं है। जब अंधा होता है तो चलने के रास्ते में कोई खंबा है, उसे टकराता है, ओके, वास्तव में उसे आंखें नहीं है, ओके, लेकिन आंखें होने वाला भी खंबे से टकराता है तो उसे हमें क्या कह सकते हैं? आंख होने वाला क्या करता है? कोई ठोकर होता तो उधर से हटकर चले जाता है। शिक्षण में ऐसा ही होना चाहिए। जो एक एक काम सौंपे जाते हैं उसी से एक एक शिक्षण हमें मिलता है, एक एक लेसन मिलता है। जब भी हमें कुछ घर में माँ की सेवा करते हैं उससे भी हमें शिक्षण मिलती है। जो हमें कैसा करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ हमें छुटपन से ही हमें सीख मिलती है। लेकिन ये हमें सेवा समझकर ही करना, शिक्षण समझकर नहीं है। हमें एक एक सीखे, एक एक से भी। अगर हमें चींटी से भी सीख लेते हैं, मधुमक्खी से भी सीख लेते हैं, सबसे भी सीख होता है। जब भी छुटपन में कुछ मॉरल स्टोरीज बोलते हैं, अंत में कैसा फिनिश करते हैं, उससे क्या मॉरल मिला, क्या हमें शिक्षण मिला। जो कुछ हम स्टोरी कहते हैं वो स्टोरी का हीरो होता है, तो हीरो से हमें क्या पा लेते हैं, तब शिक्षण अवश्य होता है। एक स्टोरी का सीखने से ही हमें शिक्षण मिलता है, तो हमें शिक्षण के स्थान पर एजुकेशन में भी हमें सारे शिक्षण मिलना बहुत अवश्य होता है। जो कुछ हमें कहते हैं, अगर बोलते हैं तो खेत का काम ऐसा होता है, पौधा ऐसा उगते हैं, लेकिन कहते समक्ष से परक्ष। जो हमें कहने से भी, आंखों से देखने से बच्चों के दिल में बैठ जाता है। जब अगर बच्चों को खेत में काम करने से वो क्या है, वो मिट्टी को कैसा वो महसूस कर सकता है, वो मिट्टी का स्थान कैसा है, वो कैसा होता है, वो फर्टिलिटी है, अनफर्टाइल लैंड है, ये यहीं पर क्यों ऐसा पौधा उगता है, ये मिट्टी में क्यों नहीं उगता है, ये सब क्या होता है हमें सिखाने से। बार बार चिल्लाते हैं पौधा ऐसा उगता है, ये लैंड में उगता है, इसे पानी सींचना है। हमें बार बार ऐसा कहने से भी बच्चा ये क्या 2 बार खेत में जाने से ही समझ सकता है। तो टीचिंग ऐसा होना चाहिए। जब वो जाकर छूता है तो अनुभव करता है, तब पत्ते को देखता है, अनुभव करता है। जो पौधा होता है या पेड़ होता है, पौधा और पेड़ में क्या भेद होते हैं वो भी समझ सकता है। इसलिए विनोबा जी कहते हैं कि हमारा वे ऑफ टीचिंग बदलना चाहिए, वो लिंक होना है जीवन के साथ। जब भी हमें बच्चे वो केजीज 1st, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड ऐसा पढ़ते हैं, या हमें उससे पूछते हैं अच्छा बच्चों बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, वो कहेंगे मैं डॉक्टर होऊंगा, इंजीनियर होऊंगा, टीचर होगा, ऐसा ही। वो लापता होते हैं कि क्या हमें कहते हैं। उसके बाद एक 10th स्टैंडर्ड होता है, उसके पास जाकर पूछते हैं अच्छा आप क्या बनने वाला है भविष्य में। वो कहते हैं पहले हम एग्ज़ाम ख़त्म करेंगे, मार्क आने, उसके बाद में हमें देखेंगे। अच्छा, उसके बाद में वो जो मार्क आता है, उसके बाद में हमें यही प्रश्न उनसे उठाते हैं,
मार्क के अनुसार क्या हमें ग्रुप मिलता है उसके अनुसार हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में ओके आपने कॉलेज में जाकर क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हमें 11th और 12th खत्म करेंगे, एग्जाम में पास करेंगे। पहले पास करने के लिए वो बात करते हैं, उसके बाद में मार्क के लिए बात करते हैं, उसके बाद में ही हमें कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को वो चुटपट में ही नहीं निर्माते हैं, वो ऐसा ही उसका दिल ऐसा ही डायलेमा में होता है कि वो क्या चुन लेना, क्या डिसाइड कर लेना, क्या अपना भविष्य होना है, उसके बारे में वो नहीं सोचता है। लेकिन विनोबा जी कहते हैं बच्चों जो कुछ भी भविष्य के बारे में डिसाइड करना है वो चुटपट से होना चाहिए, इसलिए शिक्षण भी उसी तरह होना है। शिक्षण कैसा हो, विनोबा जी बताते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति विचित्र पद्धति है, बहुत स्ट्रेंज है आज का मेथड। सिर्फ हमें जो बुक उठाते हैं, जो लेसन हमें टीच करते हैं, लेकिन बच्चे उसे इतने ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं, तो स्टेट फर्स्ट, स्कूल फर्स्ट मार्क आता है, उससे हमें जाते जस्ट वॉमिट करता है, वो मगअप करता है, जोर जोर से ऐसा ही पढ़ता है जो वॉमिट करता है, जो अपने आप से कोई सोचकर नहीं लिखता है। वो जब भी वो अपने आप से पढ़ना लिखना तो ऐसा चांस मिलता है तो वहां पर वो उसका सब कुछ कम हो जाता है, उसका स्टेमिना चल जाता है, उसका मार्क कम हो जाता है। तब उसके पेरेंट्स तो इतना दुख होते हैं कि इतना फिक्र से कहते हैं कि मेरा बच्चा तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक अच्छा से अच्छा पढ़ता था, हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक आता था, 10th में इतना मार्क्स स्कोर किया था और 12th में इतना मार्क्स स्कोर किया था। क्या है, सिर्फ इन्होंने क्या किया, मेमोरी किया, मगअप किया, वॉमिट किया, इतना ही है। सिर्फ इन्होंने कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। विनोबा जी कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि आज का पद्धति विचित्र पद्धति है। स्कूल में छात्र जो पढ़ते हैं वह मात्र सिद्धांत है, जो पढ़ते हैं वही प्रिंसिपल्स होता है, वो जो क्या पढ़ते हैं सिर्फ उतना ही है। तो उसके अलावा हमारे स्कूली किताबों के अलावा क्या है, उसके अनुसार हमें क्या ढूंढकर और सीख लेना, और क्या हमें पढ़ना नहीं पढ़ते हैं। जो उसके अंदर क्या होता है सिर्फ इतने से ही वो खत्म कर लेते हैं। और थोड़े छात्रों ये भी सोचते हैं कि सिर्फ तो ऐसा ही हिसाब करते हैं, वो 10, 20, 30, 40 या बस 40 मार्क ले लेते हैं तो हम पास ले लेते हैं, पास कर देते हैं। तो ऐसा ही हिसाब करके ही थोड़े छात्रों पढ़ते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा, क्या उन्होंने अपने जिंदगी में क्या डिसाइड करने वाले हैं, तब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तब ये बढ़ जाते हैं तो ये कॉलेज जाते हैं, उसके बाद में नौकरी ढूंढते हैं, तभी उनको पता लगता है क्या है, क्या तकलीफ होता है, उसमें क्या करना पड़ता था। तब ये सोचते हैं जो जब हम पढ़ते समय सब कुछ हमें छोड़ के बैठ गए। तो सिर्फ एक क्या होता है, कूप मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक का मतलब है कुएं में होने वाला मेंढक। कुएं में होने वाला मेंढक क्या करता है, सिर्फ कुएं के अंदर ही फिरता रहता है, तो उसका बाहरी किस दुनिया क्या है उसे लापता है। ऐसे ही आजकल के छात्रों से कूप मंडूक होते हैं। यह अनुभव शून्य शिक्षा है, जो सिर्फ स्कूली किताबें पढ़ते हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसे हमें सोचते समय में सिर्फ 0 होता है, उसमें कोई पता नहीं है। अंधा खंबे में ठकराता है, ओके वो अंधा होता है, लेकिन आंखों वाला भी जाकर टकराता है, इसे हमें क्या कह सकते हैं? आंखों वाला क्यों जाकर टकराता है? आंख खोल कर ना देखा क्या, उसका क्या हमें इसे बोल सकते हैं, उसका जिम्मेदारी क्या होता है? लोग सोचते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी पता लगाने से वह उनका मन कोमल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है छात्रों। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है हमें बचपन से ही उसे जान लेना बहुत आवश्यक होता है। ये अध्यापक के अलावा हर एक पेरेंट्स का ड्यूटी होता है। बच्चों को हमें जो कुछ होए वो हमें सिखाना बहुत ज़रूरत होता है। झट से वो उनका बदल जाता है, उनका मौसम
झट से उन्होंने उनके एज बदल कर आ जाते हैं, जब झट से उन्होंने नौकरी जाते ही तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तब वो थक जाते हैं। तो उनमें उनके दिल में, तन में, मन में ताकत उतना नहीं होती कि वो संभाल नहीं सकते हैं, इतना टूट जाते हैं। इसलिए विनोबा जी कहते हैं कि छात्रों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें बचपन से सिखाना चाहिए। जाने अनजाने क्या होता है उसका लापता होता है। आज को लड़कों को भी शिक्षा इसी तरह मिलनी चाहिए। जीवन का उपयोगी का जो पाठ है वो हमें सीख लेना बहुत आवश्यक है। जब जीवन का पाठ सीखना है तो उसे परीक्षण करना आवश्यक होता है। तब परीक्षण करने से जो हटता है तो वो क्या हो जाता है, थक जाता है, जीवन में वो आगे नहीं आता है। अच्छा छात्रों, ये पाठ से आपको क्या पता लगा है, क्या जिम्मेदारी है, वो सीख लेना बहुत आवश्यक होता है। सिर्फ हमें कूप मंडूक नहीं होना है, हमें स्कूली किताबों के अलावा दूसरे किताबों को ढूंढ कर पढ़ना है, इससे हमें ज्ञान मिलता है। छात्रों, ये एक अच्छा सीख है आपको। सबसे भी हमें मॉरल मिलता है। क्यों हमें ये बड़े बड़े पर्सनालिटीज को, ग्रेट पर्सनालिटीज को, नेताओं को अपने रोल मॉडल से ले लेते हैं? क्योंकि उनमें से कुछ सीख मिलता है, उनके गुण से, उनके शिक्षण से, उनके एक्सपीरियंस से, क्या उन्होंने पाया था, उनसे जो मॉरल मिलता है। इसलिए हमें हर एक व्यक्ति क्या करता है, तो कोई ना कोई बड़े बड़े व्यक्तियों को अपने रोल मॉडल ले लेते हैं। यानी कोई एक्टर्स को, सिनी एक्टर्स को लेने से कोई फायदा नहीं होता है। उनके जैसा चलना, उनके जैसा हेयर स्टाइल करना, उनके जैसे पहनावा करना, ये बेकार होता है। जो हमें दूसरों से, बड़े व्यक्तियों से सीखते हैं, अपना भविष्य के लिए अच्छा ही होता है, अच्छा मॉरल मिलता है। छात्रों, जो शिक्षा हमें मिलती है वो हमारे भविष्य के लिए बहुत यूजफुल होना है। वैसी ही शिक्षा हमें सीख लेना बहुत आवश्यक है। समझ में आता है छात्रों? जो हमें अभी तक कहे हैं ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सुन लो। जो असाइनमेंट्स हमें करते हैं, भेजते हैं, वो भी अच्छे से लिख लेना, सही समय पर सबमिट कर देना। धन्यवाद।